जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे सभी? बढ़िया एकदम। आज की क्लास में हम एंडोक्राइनोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो ग्रोथ हार्मोन एक्सेस डिस्कस कर रहे हैं। क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? ग्रोथ हार्मोन एक्सेस। तो ये पॉइंट अपन स्टार्ट कर रहे हैं। करें स्टार्ट। ओके, ग्रोथ हार्मोन एक्सेस की अगर अपन बात करें तो एक ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है जिसके अंदर हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी, और हाइपर एक्टिविटी किसकी? हाइपर एक्टिविटी ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। हाइपर एक्टिविटी ऑफ किसकी? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपको देखने को मिलती है। उस एंटीरियर पिट्यूटरी की क्या देखने को मिलती है? हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी अगर देखने को मिलेगी एंटीरियर पिट्यूटरी की, तो ग्रोथ हार्मोन एक्सेस की अगर बात करें तो यहाँ पर किस चीज का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा? ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी की हाइपर एक्टिविटी देखने को मिल रही है, उसके कारण ग्रोथ हार्मोन का क्या देखने को मिल रहा है? एक्सेस प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन की अगर बात करें, इसको एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से? इसको अपन बोलते हैं सोमेटोट्रोफिन। किस नाम से जानते हैं इसको? सोमेटोट्रोफिन के नाम से अपन जानते हैं। तो सोमेटोट्रोफिन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? दैट इज मेनली ड्यू टू द हाइपर एक्टिविटी ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी की हाइपर एक्टिविटी के कारण। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर एक बार अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन का नॉर्मल सिक्रीशन क्या होता है, कैसे होता है, और नॉर्मल सिक्रीशन होने के बाद वो मतलब क्या क्या फंक्शन करता है, कैसे कैसे देखने को मिलता है। तो नॉर्मल एक बार फिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं, फिर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस के ऊपर अपन वापस पॉइंट पे चलते हैं। तो नॉर्मल अपने को पहले पता होना चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले जो कहानी स्टार्ट होती है वो हाइपोथैलेमस से होती है। कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है? हाइपोथैलेमस से कहानी स्टार्ट होती है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन का रिलीज होता है, दैट इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की अगर अपन बात करें, ये कौन सी सेल को स्टिमुलेट करता है? ये सोमेटोट्रोफ सेल को स्टिमुलेट करता है। कौन सी सेल को? सोमेटोट्रोफ सेल्स। सोमेटोट्रोफ सेल्स। और ये सोमेटोट्रोफ सेल्स कहां पर प्रेजेंट होती है? एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट होती है। तो सोमेटोट्रोफ सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। अच्छा, इसको स्टिमुलेट करा, इसके कारण क्या देखने को मिलेगा? इसकी अगर अपन बात करें तो यहां से निकलता है ग्रोथ हार्मोन। क्या निकलता है? ग्रोथ हार्मोन निकलता है। एंटीरियर पिट्यूटरी की जो सोमेटोट्रोफ सेल्स है, यहां से ग्रोथ हार्मोन निकलता है। और ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये लीवर को क्या? लीवर को स्टिमुलेट करता है। लीवर से किसके सिक्रीशन को बढ़ा देता है? आईजीएफ फर्स्ट के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। आईजीएफ। आईजीएफ फर्स्ट की अगर बात करें तो इसको किस नाम से जानते हैं? इंसुलिन। इंसुलिन लाइक, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट, इसको अपन जानते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, इसको एक नाम से और जाना जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज सोमेटोमिडिन। किस नाम से जानते हैं? सोमेटोमिडिन के नाम से भी अपन जानते हैं इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट को। और ये लीवर से सीक्रेट हुआ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट, ये क्या काम करता है? ये इसकी अगर बात करें, ये ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ग्रोथ किसकी? ग्रोथ ऑफ बोन, ग्रोथ ऑफ बोन, सॉफ्ट टिश्यूज एंड कार्टिलेज। तो इनकी ग्रोथ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट होता है। आईजीएफ फर्स्ट होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट, ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इंसुलिन, यस, इसको सोमेटोमिडिन के नाम से भी जानते हैं। और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट जो रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिल रहा है, अगर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस लेवल आपको देखने को मिलेगा तो आईजीएफ फर्स्ट भी ज्यादा होगा। और ये आईजीएफ फर्स्ट जो ज्यादा आपको देखने को मिलता है, इट विल रिजल्ट इनटू कोलन पोलिप। किसमें रिजल्ट करता है ये? कोलन पोलिप के अंदर रिजल्ट कर देगा। कोलिन पोलिप के अंदर, जो कि प्री कैंसरस कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है लार्जर इंटेस्टाइन के अंदर, कोलन वाले हिस्से के अंदर। ठीक है, इट मे रिजल्ट इनटू कैंसरस कंडीशन, बट कोलन पोलिप आप लोगों को देखने को मिलता है, बिनाइन कंडीशन डेवलप होती है। ये कोलन पोलिप जो ग्रोथ हार्मोन एक्सेस की कंडीशन अपन पढ़ेंगे, उस ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में कोलन पोलिप अपन पढ़ेंगे। तो वो इसी के कारण होता है। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट जो है, ये इसके सिक्रीशन अगर ज्यादा देखने को मिलता है तो उसके कारण ये डेवलप होता है। ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, जब भी ब्लड के अंदर ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है, ग्रोथ हार्मोन की अगर बात करें उसको सोमेटोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। तो ये जो है ग्रोथ हार्मोन, ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है। नेगेटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक क्यों देता है? क्योंकि इसका अगर ब्लड के अंदर लेवल बढ़ रहा है
तो ये ऊपर हाइपोथैलेमस को क्या देगा, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा, ऊपर की तरफ नेगेटिव फीडबैक भेजेगा। क्या कि भाई ग्रोथ हार्मोन का लेवल ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा है, हाइपोथैलेमस अब तू बंद कर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को निकालना, जिससे कि ग्रोथ हार्मोन की जो कंसंट्रेशन बढ़ रही है वो क्या है, थोड़ी नॉर्मल है। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पर काम करता है। नेक्स्ट अगर बात करें, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन का प्रोडक्शन और देखने को मिलता है, उसको ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन के नाम से अपन जानते हैं। और ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जो है, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के जस्ट अपोजिट एक्शन में करेगा काम। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन को कम कर देगा, इनहिबिट करेगा। और इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन सोमेटोस्टेटिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसको सोमेटोस्टेटिन के नाम से जानते हैं। ये नॉर्मल रेस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। फिर अगर बात करें ग्रोथ हार्मोन एक्सेस की, तो ग्रोथ हार्मोन एक्सेस के अंदर मेनली क्या चीज देखने को मिलेगी आपको, ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी। ग्रोथ हार्मोन जो है बहुत लार्जर अमाउंट के अंदर देखने को मिलेगा ज्यादा, और वो लास्ट के अंदर ग्रोथ करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बोन की, सॉफ्ट टिश्यूज की, कार्टिलेज की, उनकी ग्रोथ करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप ध्यान रख सकते हो। लेकिन ये ग्रोथ हार्मोन जो इस कंडीशन में ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पर काम करेगा तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा, नेगेटिव फीडबैक काम करेगा तो इसको इनहिबिट कर देगा, लेकिन वो होगा नहीं। मतलब ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस लेवल है और वो इंडिपेंडेंट टाइप का है। क्या है वो, इंडिपेंडेंट टाइप का है, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अब ग्रोथ हार्मोन एक्सेस की अगर बात करें तो इसमें अपन दो डिफरेंट कंडीशन अपन पढ़ते हैं। इस ग्रोथ हार्मोन एक्सेस की अगर बात करें तो इसमें क्या पढ़ते हैं अपन, तो डिफरेंट कंडीशन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। पहली जो कंडीशन इसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं उसकी अगर बात करें, उसको गिग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गिग्नेटिज्म। तो पहली कंडीशन अपन जो डिस्कस करेंगे उसको गिग्नेटिज्म के नाम से अपन जानेंगे। नेक्स्ट जो कंडीशन अपन डिस्कस करने वाले हैं उसको अपन जानते हैं एक्रोमेगाली के नाम से, एक्रोमेगाली के नाम से। तो नेक्स्ट कंडीशन जो अपन पढ़ेंगे उसको एक्रोमेगाली के नाम से जानेंगे, एक्रोमेगाली अपन इसको बोलते हैं। अच्छा, एक्रोमेगाली की अगर बात करें, इसको मैरी डिजीज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मैरी डिजीज के नाम से भी अपन जानते हैं, साइंटिस्ट के आधार पर, क्योंकि साइंटिस्ट ने पहली बार डिस्कवरी करी थी इस एक्रोमेगाली की, तो इसीलिए उनका क्या नाम कर दिया इसका, मैरी डिजीज भी अपन बोलते हैं, मैरी नाम के साइंटिस्ट थे। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें गिग्नेटिज्म, एक्रोमेगाली, इनकी अगर बात करें, इनमें मेन डिफरेंस क्या आपको देखने को मिलता है। डिफरेंस से पहले इन दोनों कंडीशन की अगर बात करें, इन दोनों कंडीशन के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन उसका क्या देखने को मिलता है, एक्सेस लेवल देखने को मिलता है। तो भले ही वो गिग्नेटिज्म की कंडीशन देखने को मिल रही हो, भले ही एक्रोमेगाली की कंडीशन हो, इन दोनों कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा आपको, ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर गिग्नेटिज्म की एक बार बात कर लेते हैं, गिग्नेटिज्म की कंडीशन की अगर बात करें तो गिग्नेटिज्म चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है। गिग्नेटिज्म की अगर बात करें किन में देखने को मिलता है, बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, चिल्ड्रन में। और एक्रोमेगाली की अगर बात करें तो ये अडल्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। दो डिफरेंट कंडीशन अपन डिस्कस कर रहे हैं। गिग्नेटिज्म जो कि बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, एक्रोमेगाली की अगर बात करें वो अडल्ट्स में देखने को मिलता है। चिल्ड्रन बोल लो या फिर अपन इसको बोल सकते हैं प्री एडल्ट। क्या बोल सकते हैं, प्री एडल्ट बोल सकते हैं, प्री एडल्ट। क्योंकि प्री एडल्ट की अगर अपन बात करें, चिल्ड्रंस की बात करें, इनके अंदर बोन ग्रोथ आपको कंटिन्यू देखने को मिलती है। तो बोन ग्रोथ कंटिन्यूड, इनके अंदर क्या देखने को मिलती है, बोन ग्रोथ कंटिन्यू आपको लोगों को देखने को मिलती है चिल्ड्रंस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एपिफाइजियल फ्यूजन आपका हुआ नहीं है। तो एपिफाइजियल फ्यूजन हुआ नहीं है, तो एपिफाइजियल फ्यूजन से पहले बोले तो बिफोर एपिफाइजियल फ्यूजन गिग्नेटिज्म की कंडीशन चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है, प्री एडल्ट्स में देखने को मिलती है। क्या ये कंडीशन तब देखने को मिलती है जब बोन ग्रोथ क्या हो, कंटिन्यू चल रही हो, और एपिफाइजियल फ्यूजन अभी हुआ नहीं हो। एपिफाइजियल फ्यूजन जब तक नहीं होगा इतने बोन ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। तो बिफोर एपिफाइजियल फ्यूजन आपको देखने को मिलता है। एक्रोमेगाली की अगर बात करें, अडल्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलती है, और कब देखने को मिलती है, आफ्टर एपिफाइजियल फ्यूजन। आफ्टर एपिफाइजियल फ्यूजन, एपिफाइजियल फ्यूजन अगर हो गया है उसके बाद आप लोगों को देखने को मिले ग्रोथ हार्मोन एक्सेस लेवल ज्यादा देखने को मिले, उससे रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिले, तो उसको अपन एक्रोमेगाली के अंदर कंसीडर करेंगे। लेकिन गिग्नेटिज्म की अगर बात करें तो गिग्नेटिज्म में ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस लेवल तो देखने को मिल रहा है, लेकिन एपिफाइजियल फ्यूजन से पहले की अवस्था है, तो इसके अंदर बोन ग्रोथ कंटिन्यू है, इधर बोन ग्रोथ क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। तो इसकी अगर बात करें, बोन ग्रोथ स्टॉप्ड, बोन ग्रोथ क्या हो चुकी है, आफ्टर एपिफाइजियल फ्यूजन स्टॉप हो चुकी है, बोन ग्रोथ स्टॉप।
स्टॉप हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सेस ग्रोथ हार्मोन का लेवल देखने को मिल रहा है, तो उससे रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसमें बोन ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी, तो वो जो देखने को मिलेगा वो एक्रोमेगाली कहलाएगा। लेकिन बोन ग्रोथ अभी चल रही है और उसके कारण एक्सेस लेवल आपको देखने को मिल रहा है, तो उसके कारण जो बोन ग्रोथ वगैरह देखने को मिलती है, उससे रिलेटेड जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो गिग्नेटिज्म में अपन कंसिडर करते हैं। तो मेनली ये दो बेसिक डिफरेंस होते हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार इसको समझ लेते हैं। क्या पॉइंट, एक मैं बोन बना रहा हूं, एक पॉइंट इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या बना रहा हूं, बोन बना रहा हूं। ये छोटी सी मैंने बनाई एक बोन, ठीक है। इस बोन की अगर अपन बात करें तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ऊपर वाला पार्ट, इसकी अगर अपन बात करें, इसको अपन एपिफाइसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, एपिफाइसिस के नाम से जानते हैं। ये जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इतना इतना पार्ट, इसको अपन जानते हैं शेफ्ट के नाम से। बोन की स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा, इसको शेफ्ट के नाम से जानते हैं, या फिर एक नाम से और जानते हैं इसको, इसको अपन डायाफाइसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, डायाफाइसिस के नाम से जानते हैं। और ये जो पार्ट आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है, इसको किस नाम से जानते हैं अपन, इसको मेटाफाइसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, मेटाफाइसिस के नाम से अपन जानते हैं। इसकी अगर अपन बात करें, इस स्पेसिफिक पॉइंट की अगर बात करें, तो इस मेटाफाइसिस की अगर बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों को जब बोन ग्रोथ कंटिन्यू देखने को मिलती है, मतलब चिल्ड्रन होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक प्लेट देखने को मिलती है। और ये जो प्लेट आपको देखने को मिलती है, इसको अपन बोलते हैं एपिफाइजियल प्लेट। किस नाम से जानते हैं, एपिफाइजियल प्लेट के नाम से जानते हैं। तो एपिफाइजियल प्लेट आपको इधर देखने को मिलती है, एपिफाइजियल प्लेट, ठीक है, एपिफाइजियल प्लेट। लेकिन जैसे ही अडल्ट की, ये तो किसकी बात कर रहा हूँ, ये चिल्ड्रन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन में बोन ग्रोथ कंटिन्यू होती है, और बोन ग्रोथ कंटिन्यू है जब एपिफाइजियल प्लेट इसमें प्रेजेंट है, तो ये बोन ग्रोथ क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जब ये जो है, अगर अडल्ट की बात करें, तो अडल्ट में ये एपिफाइजियल प्लेट जो है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये एपिफाइजियल लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एपिफाइजियल लाइन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर बोन ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती। लेकिन एक्रोमेगाली की कंडीशन के अंदर एपिफाइजियल लाइन भी बन गई है, तो बोन ग्रोथ वैसे तो नहीं हो सकती नॉर्मल, लेकिन फिर भी आप लोगों को बोन ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर करेंगे एक्रोमेगाली के अंदर, और जिसको मैरी डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ये गिग्नेटिज्म वाला पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलती है एक्सेस ग्रोथ हार्मोन के कारण। और ये जो आपको बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं, इसके रिलेटेड गिग्नेटिज्म अपन बोलेंगे, क्योंकि इसमें साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। इधर एपिफाइजियल प्लेट ही थी, फिर भी ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ मतलब ग्रोथ तो देखने को मिल रही थी, लेकिन एक्सेस में देखने को मिल रही है। एक्रोमेगाली की बात करें, बोन ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, बंद हो चुकी है, एपिफाइजियल लाइन बन चुकी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस लेवल देखने को मिले, उससे रिलेटेड साइन एंड सिम्टम देखने को मिले, तो उसी को अपन ग्रोथ हार्मोन एक्सेस या फिर इधर एक्रोमेगाली अपन कंसिडर करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक बार गिग्नेटिज्म और एक्रोमेगाली दोनों का कॉमन कोज मैं बता देता हूं। अगर बात करें किसकी, कोज की, कोज बोल दो या ईटियोलॉजी बोल दो, एक ही बात है। कोज या ईटियोलॉजी की अगर बात करें किसकी, गिग्नेटिज्म और एक्रोमेगाली की, तो हमेशा ध्यान रखना एक कोज दैट इज नोन एज मैक्रो एडिनोमा। क्या ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, मैक्रो एडिनोमा ध्यान रखेंगे, मैक्रो एडिनोमा। तो ग्रोथ हार्मोन एक्सेस जो देखने को मिलता है वो मैक्रो एडिनोमा के कारण देखने को मिलता है। मैक्रो एडिनोमा की एक बार बात कर लेते हैं। मैक्रो एडिनोमा की अगर अपन बात करें, तो ये जो आपको देखने को मिलता है, ये पिट्यूटरी ट्यूमर है। क्या है, पिट्यूटरी ट्यूमर, पिट्यूटरी ट्यूमर है। और पिट्यूटरी भी कौन सी सेल, एसिडोफिलिक सेल। कौन सी सेल, एसिडोफिलिक सेल्स। एसिडोफिलिक सेल्स का क्या है, ट्यूमर आपको देखने को मिलता है। क्या ये एसिडोफिलिक सेल्स है, उनके अंदर क्या हो गया, ट्यूमर आपको देखने को मिलता है एंटीरियर पिट्यूटरी में, और उसको अपन मैक्रो एडिनोमा के नाम से अपन जानते हैं, ग्लैंड का ट्यूमर है। अच्छा, ये एक फंक्शनल टाइप का ट्यूमर है, और इससे क्या निकल रहा है, इस पिट्यूटरी ट्यूमर या मैक्रो एडिनोमा से, इससे ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है। क्या निकल रहा है, इससे ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है, ग्रोथ हार्मोन। और खास बात इस ग्रोथ हार्मोन की, ये जो निकल रहा है, ये ग्रोथ हार्मोन जो निकल रहा है, ये कंटिन्यूअसली निकलते जा रहा है, और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे भी डिपेंडेंट नहीं है, मतलब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी नहीं देगा। तो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट निकल रहा है, इंडिपेंडेंट निकले ही जा रहा है भाई, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, खुद से निकले ही जा रहा है, निकले ही जा रहा है, निकले ही जा रहा है, ना तो नेगेटिव फीडबैक देगा, कुछ नहीं देगा, निकले ही जाएगा। एक ट्यूमर हो गया भाई पिट्यूटरी ग्लैंड में, और वहां ग्रोथ हार्मोन का क्या कर रहा है, सिक्रीशन करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, ब्लड के अंदर बढ़ाई जा रहा है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट अपन क्या रख सकते हैं, उसमें ध्यान रख सकते हैं। तो मैक्रो एडिनोमा कंडीशन में ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है क्या बात।
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं? इसमें और अगर पॉइंट अपन डिस्कस करें तो जिसमें मैक्रो एडिनोमा कंडीशन देखने को मिल रही है, ऐसा पेशेंट जो कॉमन कंप्लेंट लेके आएगा, तो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट की अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट जो ऐसा पेशेंट लेके आएगा वो लेके आएगा हेडेक। क्या लेके आएगा? हेडेक। हेडेक की कंडीशन लेके आएगा वो। मोस्ट कॉमन कंप्लेंट बोलेगा कि यार मेरा तो सिर दुख रहा है डॉक्टर साहब, क्या मेरा तो क्या दुख रहा है? सर दुख रहा है। और हेडेक जो आपको देखने को मिलेगा वो कांस्टेंट हेडेक होगा। क्या होगा? कांस्टेंट हेडेक। तो कांस्टेंट हेडेक आपको कंप्लेंट लेके आएगा पेशेंट आपका। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन कंप्लेंट हो गई। इसके साथ में जो कंप्लेंट लेके आएगा वो लेके आएगा एक्सेसिव डायाफोरेसिस या एक्सेसिव स्वेटिंग। क्या बोलेगा? एक्सेसिव स्वेटिंग। यानी का सिंपल सा मतलब, पेशेंट आपके पास आया, सर डॉक्टर साहब कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट हेडेक हो रहा है और पसीने ही पसीने आते हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलती है। अच्छा, ये एक्सेसिव स्वेटिंग वाला पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। मोस्ट कॉमन कंप्लेंट होती है कांस्टेंट हेडेक और एक्सेसिव स्वेटिंग, ये मोस्ट कॉमन कंप्लेंट होती है। अच्छा सुनना ध्यानपूर्वक बात, एक्सेसिव स्वेटिंग वाला पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग क्यों देखने को मिलती है? एक्सेसिव स्वेटिंग की अगर बात करें तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल क्या है? एक्सेस देखने को मिलता है। और ये मैं बना रहा हूं कौन सी? ये बना रहा हूं स्वेट ग्लैंड्स। क्या बना रहा हूं? स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड की अगर बात करें, स्वेट ग्लैंड के ऊपर रिसेप्टर आपको देखने को मिलते हैं। और किस चीज के रिसेप्टर होते हैं? ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं। किसके रिसेप्टर है? ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर है। अब ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस लेवल अगर देखने को मिलता है तो ये ग्रोथ हार्मोन किसके साथ कंबाइन करेगा? इनके रिसेप्टर के साथ कंबाइन करेगा। और कंबाइन अगर करेगा तो जो स्वेट ग्लैंड्स है उनको स्टिमुलेट करेगा और उससे क्या देखने को मिलेगा? एक्सेस स्वेट का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। और एक्सेस स्वेट का प्रोडक्शन अगर देखने को मिल रहा है इस कंडीशन के अंदर, तो पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं कि ये एक्सेसिव क्या करेगा? स्वेटिंग करेगा। और जब स्वेट आप लोगों को ज्यादा देखने को मिल रहा है इस कंडीशन के अंदर, जो स्किन होगी वो कैसी स्किन हो जाएगी? मॉइस्ट स्किन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो स्किन कैसी हो जाती है? मॉइस्ट स्किन आपको देखने को मिलती है। साथ में ऐसे पर्टिकुलर पेशेंट्स के अंदर रफ स्किन भी आपको देखने को मिलती है। तो मॉइस्ट रफ स्किन आपको इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट अपन इसमें डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, खास खास पॉइंट की अगर अपन बात करें गिग्निटिज्म में, तो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलते हैं एक बार डिस्कस करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस किसकी बात कर रहे हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की एक बार बात कर लेते हैं। किसके अंदर? गिग्नेटिज्म की बात करें तो गिग्नेटिज्म में क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिल सकते हैं। पहले पॉइंट की अगर अपन बात करें तो इस पेशेंट के अंदर टोल स्टेचर की कंडीशन आपको नजर आएगी। कैसी कंडीशन नजर आएगी? टोल स्टेचर की कंडीशन नजर आएगी। बोले तो जो पेशेंट आपको देखने को मिलेगा वो लंबा आपको देखने को मिलेगा, लंबा पेशेंट आपको नजर आएगा, बड़ा बड़ा। सारी बात समझ, टोल स्टेचर बड़ा आपको देखने को मिलेगा, लंबा लंबी हाइट का। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पहला पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना, टोल स्टेचर। ये टोल स्टेचर तो देखने को मिलता है इस गिग्नेटिज्म के अंदर, लेकिन इसकी अगर अपन बात करें जो बॉडी प्रोपोर्शन होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं। बट बॉडी बॉडी प्रोपोर्शंस आर नॉर्मल। ऐसे पेशेंट में बॉडी प्रोपोर्शन कैसे देखने को मिलते हैं? बट बॉडी प्रोपोर्शंस आर नॉर्मल। टोल तो देखने को मिलेगा, एक्सट्रीमिटीज बड़ी बड़ी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन फिर भी बॉडी प्रोपोर्शन आपको जो देखोगे गिग्नेटिज्म वाले पेशेंट का तो नॉर्मल आपको नजर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है हाइपरग्लाइसीमिया। क्या देखने को मिलता है? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया, ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, कांस्टेंट हेडेक। क्या? कांस्टेंट हेडेक। कांस्टेंट हेडेक की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। पॉइंट अपन ने इधर डिस्कस करा है, कांस्टेंट हेडेक। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इस पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या? एक्सेसिव स्वेटिंग। तो अपन ध्यान रखेंगे क्या? एक्सेसिव स्वेटिंग। एक्सेसिव स्वेटिंग जो अपन इधर पॉइंट डिस्कस किया, एक्सेसिव स्वेटिंग, वो भी अपन ध्यान रखेंगे। और एक लास्ट में पॉइंट, एक चीज और अपन याद रखेंगे, दैट इज बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया। बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया, ये अपन 4-5 पॉइंट इसके अंदर याद रखेंगे। किसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं? गिग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं। अगर एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन है, एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन, टोल स्टेचर तो आपको नजर आएगा, लंबा पेशेंट आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। ठीक बात है, लंबा पेशेंट आपको देखने को मिलेगा, टोल स्टेचर भी आपको नजर आ रहा है। और साथ में एक पॉइंट और ध्यान रखना, हैवियर पेशेंट नजर आएगा। हैवियर मतलब भारी भरकम। बॉडीगार्ड होते हैं ना, बॉडीगार्ड, ऐसे भारी भरकम ये नजर आएगा पेशेंट। हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, कांस्टेंट हेडेक देखने को मिलेगा, एक्सेसिव स्वेटिंग का पॉइंट अपन ने डिस्कस कराई है कि स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा।
और एक कंडीशन बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया ये देखने को मिलेगा। एक बार इन दो पॉइंट को अपन डिस्कस करते हैं, एक बार हाइपरग्लाइसीमिया को डिस्कस करते हैं और एक बार बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया को डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्या पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं एक बार। ठीक है, तो इस साइड के बोर्ड के ऊपर आ रहा हूं, इन दोनों पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं थोड़ा बोर्ड को रफ कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये दो पॉइंट जो लिखे हैं इनको मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूं, फिर अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे इसके अंदर। तो लिसन केयरफुली, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का अगर अपन बात करें, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया क्यों आपको देखने को मिलता है? हाइपरग्लाइसीमिया जो मेनली आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है इंक्रीज इन ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, इसके कारण हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो होता है, इसकी अगर अपन बात करें तो ये क्या है? डाइबेटोजेनिक हार्मोन है। ये क्या है? डाइबेटोजेनिक हार्मोन है। और डाइबेटोजेनिक हार्मोन अगर है तो ये क्या कॉज करेगा? हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करेगा। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें, सुनना ध्यानपूर्वक, बहुत स्पेशल पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। हाइपरग्लाइसीमिया का सिंपल सा मतलब है ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना। किसका बढ़ जाना? ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल आपको क्या देखने को मिलेगा? ज्यादा देखने को मिलेगा। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। मैं एक बार बना रहा हूं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में एक सेल आपको देखने को मिलती है जिसको अपन बीटा सेल के नाम से जानते हैं। पेनक्रियाज में जो एंडोक्राइन पार्ट है उसकी अगर बात करें तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस अपन बोलते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? बीटा सेल प्रेजेंट होती है। बीटा सेल मैंने बना दी है। अच्छा, बीटा सेल की अगर बात करें, इसके ऊपर यहाँ पर आप लोगों को इसकी सेल मेम्ब्रेन पर स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर आपको देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिक टाइप के ट्रांसपोर्टर बोलते हैं, स्पेसिफिक टाइप के ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ट्रांसपोर्टर आपको देखने को मिलते हैं इनको अपन बोलते हैं ग्लूट सेकंड ट्रांसपोर्टर। किस नाम से जानते हैं? ग्लूट सेकंड ट्रांसपोर्टर के नाम से जानते हैं। ग्लूट सेकंड ट्रांसपोर्टर, ग्लूट सेकंड ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर है, ठीक है ना? तो ट्रांसपोर्टर वर्ड अपन ध्यान देंगे। ग्लूट सेकंड ट्रांसपोर्टर है। और ग्लूट सेकंड ट्रांसपोर्टर जो है, जो कि बीटा सेल पे प्रेजेंट है, इनके फंक्शन की अगर बात करें तो ग्लूकोज को बाहर से उठा के अंदर लेके जाता है और अंदर से जो ग्लूकोज है ये बाहर की तरफ आपको देखने को मिलता है। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो मतलब ग्लूकोज वो अंदर की तरफ भी आता है और इससे बाहर भी चला जाता है। टू वे ट्रांसपोर्टेशन आपको देखने को मिलता है इधर। अच्छा, बीटा सेल की अगर बात करें तो बीटा सेल क्या काम करता है? बीटा सेल हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन। क्या स्पेशलाइज्ड फंक्शन है बीटा सेल की अगर बात करें तो बीटा सेल ब्लड ग्लूकोज लेवल को उठाता है, ग्लूकोज को उठाता है, अंदर लेके आता है और सेंस करता है कि कितना ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर, और उस हिसाब से उस स्पेसिफिक ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बिल्कुल सबसाइड करने के लिए कि ग्लूकोज कंसंट्रेशन इतनी है तो उसके हिसाब से वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। अरे बात समझ, अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में कम है तो इंसुलिन के प्रोडक्शन को कम कर देगा। तो इसीलिए, क्योंकि बीटा सेल जो है इसके पास स्पेशल काबिलियत है किसकी? ग्लूकोज को सेंस करने की। अब सुनना, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ था ये इसके अंदर आया कि ग्लूकोज लेवल ज्यादा है। अब ये क्या सेंस करेगा कि ग्लूकोज लेवल ज्यादा है? अब क्या करेगा बीटा सेल? ध्यानपूर्वक बात सुनना, किसके प्रोडक्शन को बढ़ा देगा? इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। तो इसने क्या करा? इंसुलिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। तो ये लो, इंसुलिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। और इंसुलिन प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा तो कैसे इंक्रीज होगा? जब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है तो ये बीटा सेल को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। बीटा सेल को क्या करेगा भाई? स्टिमुलेट करेगा, उसके कारण इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक बात है क्या इतनी? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलें तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, देखो बीटा सेल को स्टिमुलेट करा, इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्लियर करना चाहिए, पर ये ग्रोथ हार्मोन, एक्सेस हार्मोन आप लोगों को देखने को मिलता है, हाइपरग्लाइसीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और फिर देखना और पॉइंट एक बार इसमें डिस्कस करते हैं। इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ गया और बीटा सेल्स को स्टिमुलेट कर रखा है इसने कंटिन्यूअसली, लेकिन बीटा सेल्स जो है वो कंटिन्यूअसली इतने लंबे समय तक अगर स्टिमुलेटेड रहेंगी तो टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे क्या बीतेगा? टाइम बीतेगा, टाइम बीतेगा, और ये कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट है तो भाई इनके ऊपर प्रभाव तो अवश्य पड़ेगा कि एक सेल वो कंटिन्यूअसली काम करे ही जा रही है, करे ही जा रही है, काम करे ही जा रही है, तो उनके ऊपर प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। तो थोड़े टाइम के बाद क्या होने लग जाएंगी? बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगी। क्या होने लग जाएंगी? बीटा सेल्स का डिस्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, बीटा सेल्स का डिस्ट्रैक्शन। और बीटा सेल्स का अगर डिस्ट्रैक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है तो उस कंडीशन के अंदर फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, इंसुलिन प्रोडक्शन डिक्रीज, और इंसुलिन प्रोडक्शन अगर डिक्रीज हो गया तो उस कंडीशन में जो डेवलप होगा वो डेवलप होगा डायबिटीज मेलाइटस। तो ऐसे पेशेंट में डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन देखने को मिलती है, उसके कारण हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। तो अपन ने इधर पॉइंट लिखा था क्या?
कांस्टेंट हेडेक लिखा है और अपन ने इधर हाइपरग्लाइसीमिया लिखा है। हाइपरग्लाइसीमिया वाला पॉइंट अपन ने इधर कंसीडर कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब एक पॉइंट और लिख रखा बाई टेम्पोरल हेमीएनोपिया, इसका और अपन डिस्कशन कर देते। बाई टेम्पोरल हेमीएनोपिया, बाई टेम्पोरल हेमीएनोपिया, इसका भी एक बार अपन डिस्कशन कर देते हैं कि बाई टेम्पोरल हेमीएनोपिया क्या होता है। बाई टेम्पोरल हेमीएनोपिया की अगर अपन बात करें तो मेनली जो समस्या आपको देखने को मिलती है वो इम्पेयर्ड विजन से देखने को मिलती है। बाई टेम्पोरल हेमीएनोपिया का मतलब इम्पेयर्ड विजन, क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, इम्पेयर्ड विजन की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। विजन जो होगा वो इम्पेयर्ड हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर। अच्छा, इम्पेयर्ड विजन की अगर बात करें इसके अंदर तो ये जो बाइटेम्पोरल हेमीएनोपिया की कंडीशन देखने को मिलती है, इस कंडीशन के अंदर जो साइड का जो पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है ये दोनों हाफ में देखो, एक तो अगर अपन बात करें दोनों आईज में जो साइड वाला जो हाफ आप लोगों को देखने को मिलता है वो उसका विजन इम्पेयर्ड हो जाएगा इस बाइटेम्पोरल हेमीएनोपिया के अंदर। और क्यों हो जाएगा इसके अंदर, ये मेनली ड्यू टू मैक्रोएडिनोमा, ये लिख रखा ड्यू टू मैक्रोएडिनोमा। मैक्रोएडिनोमा के कारण ये आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मैक्रोएडिनोमा कहां पर है, पिट्यूटरी ट्यूमर के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या करता है, ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये मैक्रोएडिनोमा जो आपको देखने को मिलता है क्या कार्यक्रम करता है, ऑप्टिक चाइस्मा, कहां पर, ऑप्टिक चाइस्मा, ऑप्टिक चाइस्मा पे प्रेजेंट लेटरल फाइबर्स, कौन से फाइबर, लेटरल फाइबर्स, लेटरल नर्व फाइबर्स, उनके कंप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कंप्रेशन। ध्यान देना भाई, जो ये आपको देखने को मिलता है मैक्रोएडिनोमा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, वैसे तो पिट्यूटरी ग्लैंड में बना है पर ये इतना बड़ा ट्यूमर आपको देखने को मिलता है, उसके पास में एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जो होती है ऑप्टिक चाइस्मा होती है, उस ऑप्टिक चाइस्मा में लेटरल नर्व फाइबर्स होते हैं, उनको क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है। और कंप्रेस अगर कर देगा तो हाफ विजन जो है दोनों आईज का वो क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा, मतलब साइड का पर्सन देख नहीं पाएगा साइड से। ये आप लोग को ध्यान रख सकते हो, ये बाइटेम्पोरल हेमीएनोपिया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि ये मैक्रोएडिनोमा की कंडीशन देखने को मिल रही है। इसके कारण जो लेटरल फाइबर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं ऑप्टिक चाइस्मा के अंदर, वो कंप्रेस हो जाते हैं, उसके कारण आपको इम्पेयर्ड विजन देखने को मिलता है, ब्लड विजन देखने को मिलता है, तो विजन ब्लड हो जाता है। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। ऑप्टिक चाइस्मा क्या है, ऑप्टिक चाइस्मा की अगर अपन बात करें तो ऑप्टिक चाइस्मा ये वो पार्ट आपको देखने को मिलता है, दोनों आईज के जो नर्व फाइबर निकलते हैं, दोनों आईज के नर्व फाइबर निकलते हैं वो ऑप्टिक चाइस्मा वाले रीजन से। और नर्व फाइबर भी कौन से, ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स, दोनों आईज से ऑप्टिक नर्व निकलते हैं, ऑप्टिक नर्व उसमें फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और ऑप्टिक नर्व के फाइबर ऑप्टिक चाइस्मा वाला रीजन है, वहां पर क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस करते हैं, ऐसे क्रॉस करते हैं। तो ये अपन पॉइंट जो है आई के अंदर डिस्कस करते हैं, ऑप्टिक चाइस्मा जो है ये पॉइंट आई के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। तो ये इसका एक रीजन हो गया बाइटेम्पोरल हेमीएनोपिया का, तो ये स्पेसिफिक रीजन है, ब्लड विजन आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, ठीक है क्या। और बाइटेम्पोरल दोनों की आईज आप लोगों को, दोनों आईज अफेक्टेड देखने को मिलती है इस कंडीशन में, तो ये पॉइंट इसमें ध्यान रख सकते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया का पॉइंट डिस्कस करा, बाइटेम्पोरल हेमीएनोपिया का अपन ने पॉइंट डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसमें ईटियोलॉजी तो अपन ने मैक्रोएडिनोमा कंसीडर कर ही लिया, गिग्निटिज्म की भी और एक्रोमेगाली की भी। अब कुछ पॉइंट पे चलते हैं, अपन एक्रोमेगाली के साइन एंड सिम्टम्स पढ़ लेते हैं। किसके साइन एंड सिम्टम्स, एक्रोमेगाली के साइन एंड सिम्टम्स पढ़ लेते हैं। तो मैं एक बार इस पूरे बोर्ड को क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, ओके। ध्यान रखना भाई, एक्रोमेगाली इज आल्सो नोन एज मैरिज डिजीज, ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो ना, ओके। अब अपन पॉइंट पे चल रहे हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से एक बार डिस्कस कर रहे हैं, किसके, एक्रोमेगाली के। पॉइंट टू पॉइंट में डिस्कस करूंगा, ध्यान दें क्लास के अंदर सभी बालक, ओके। नाउ कम टू द पॉइंट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एक्रोमेगाली, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट इसके अंदर अपन सभी बालक ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, टोल, टोल, टोल पेशेंट आपको नजर आएगा इसके अंदर। और खास बात इसमें एक्सट्रीमिटीज जो देखने को मिलेंगी वो बड़ी बड़ी देखने को मिलेंगी, तो एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलेंगी, क्या देखने को मिलेंगी, लार्जर आपको देखने को मिलेगी। टोल की बात करें, बहुत बड़ा पेशेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर अपन बात करें तो इसके अंदर 7 से 8 फीट, कितना, 7 से 8 फीट, इतना लंबा लंबा पेशेंट, बॉडीगार्ड होते हैं ना, बॉडीगार्ड, ऐसे आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया, टोल पेशेंट। नेक्स्ट अगर बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में,
ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें, लिथार्जी की कंडीशन देखने को मिलती है। कैसी कंडीशन? लिथार्जी की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें मसल वीकनेस, क्या देखने को मिलता है? मसल वीकनेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। क्या देखने को मिलेगा? एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी इस पेशेंट में। और नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें, इसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा इधर? हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें तो बाई टेम्पोरल, क्या? बाई टेम्पोरल, अभी अपन ने डिस्कस किया, बाई टेम्पोरल हेमिएनोपिया। बाई टेम्पोरल हेमिएनोपिया की कंडीशन आप लोगों को इस पेशेंट के अंदर नजर आएगी। तो कुछ पॉइंट्स अपने को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, इस पेशेंट के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा, लगभग लगभग जिस पेशेंट के अंदर ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा एक्सेस लेवल देखने को मिल रहा है, उसके अंदर लगभग लगभग 30% पेशेंट, कितने परसेंट पेशेंट? लगभग लगभग 30% पेशेंट जो आपको देखने को मिलते हैं, उनके अंदर प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है? प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन आपको बढ़ी हुई देखने को मिलती है, एक्सेस प्रोलैक्टिन देखने को मिलता है। और ये एक्सेस प्रोलैक्टिन किस पेशेंट में देखने को मिलता है? ये जो ग्रोथ हार्मोन एक्सेस वाले, क्यों देखने को मिलता है? इसका स्पेसिफिक रीजन है, दैट इज मेनली ड्यू टू द प्रोलैक्टिनोमा। किसके कारण देखने को मिलता है? प्रोलैक्टिनोमा के कारण आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये प्रोलैक्टिनोमा की कंडीशन अगर देखने को मिल रही है, जिसके कारण ये प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोलैक्टिनोमा क्या है? एक बिनाइन कंडीशन डेवलप हो गई, एक ट्यूमर डेवलप हो गया। उस ट्यूमर से क्या निकल रहा है? प्रोलैक्टिन निकल रहा है। कंटिन्यूअसली ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आपको प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। और ये जो ग्रोथ हार्मोन एक्सेस देखने को मिलता है, उसके कारण ये प्रोलैक्टिनोमा डेवलप होता है। अगर ये डेवलप हो रहा है, प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलती है, अगर महिलाएं आपको देखने को मिल रही है, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की कंडीशन देखने को मिलेगी। इसी कंडीशन मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। बाकी मेल की अगर बात करें तो मेल के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एक्सेसिव हेयर ग्रोथ भी इसके कारण आप लोगों को देखने को मिल सकता है। हार्मोनल इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेंगे, इसके कारण ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन को ध्यान रखने, तो इसके अंदर ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कोलोन पोलिप। क्या ध्यान रखेंगे? कोलोन पोलिप। कोलोन पोलिप की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। और कोलोन पोलिप अपन ने स्टार्टिंग में लेक्चर में डिस्कस किया है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है, उसका एक्सेस लेवल देखने को मिल रहा है, इसके कारण कोलोन पोलिप की कंडीशन डेवलप होती है। क्लियर बात है क्या? ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर और क्या क्या पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं, तो वीकनेस अपन ने डिस्कस कर दी, बिल्कुल कर दी। तो ये कुछ पॉइंट्स अपन इसके अंदर, ये स्पेशल पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो मेन पॉइंट पे अगर चलें, ग्रोथ हार्मोन एक्सेस के कारण क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में तो स्पेशल टाइप का फेस देखने को मिलता है। उस स्पेशल टाइप के फेस को गोरिल्ला फेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गोरिल्ला फेस इसके अंदर देखने को मिलता है। कैसा फेस? गोरिल्ला। तो पेशेंट जो हो जाएगा वो गोरिल्ला जैसा हो जाएगा, गोरिल्ला जैसा। तो गोरिल्ला फेस देखने को मिलता है। गोरिल्ला फेस की अगर बात करें तो क्या क्या पॉइंट गोरिल्ला फेस में ध्यान रखेंगे? गोरिल्ला फेस की अगर बात करें, ध्यान देना, सुप्रा ऑर्बिटल। सुप्रा ऑर्बिटल पहला पॉइंट, सुप्रा ऑर्बिटल रिज, सुप्रा ऑर्बिटल रिज प्रोट्रूजन, सुप्रा ऑर्बिटल रिज प्रोट्रूजन। तो ऐसे पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? सुप्रा ऑर्बिटल रिज प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन का मतलब ये बाहर की तरफ निकल जाना, ऐसे उठा हुआ देखने को मिलना, उभार। लेकिन सुप्रा ऑर्बिटल मतलब ये ऑर्बिटल कैविटीज के ऊपर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। सुप्रा ऑर्बिटल प्रोट्रूजन यहाँ से आपको नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पर और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो अगर अपन बात करें, इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा वाइडर नोज। वाइडर नोज, नोज क्या देखने को मिलेगा? वाइड। गोरिल्ला का फेस देखो, तो ऐसे वाइडर नोज आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। और पॉइंट की अगर अपन बात करें इधर, और पॉइंट की अगर बात करें तो सॉफ्ट टिश्यू का भी एनलार्जमेंट आपको देखने को मिलता है। तो थिकनिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? थिकनिंग देखने को मिलती है। थिकनिंग किसकी थिकनिंग देखने को मिलती है? थिकनिंग ऑफ लिप्स, थिकनिंग ऑफ लिप्स एंड टंग, थिकनिंग ऑफ लिप्स एंड टंग, ये आप लोगों को देखने को मिलती है। थिकनिंग देखने को मिलती है लिप्स एंड टंग की, ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और लिप्स और टंग की अगर थिकनिंग आपको देखने को मिलती है, इसकी जैसे टंग की थिकनिंग देखने को मिल रही है, इसके कारण स्पीच इंपेयरमेंट नजर आएगा। क्या नजर आएगा? स्पीच इंपेयरमेंट नजर आएगा। स्पीच इंपेयरमेंट, स्पीच इंपेयरमेंट। और साथ के अंदर निगलने में भी दिक्कत देखने को मिलेगी, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग देखने को मिलेगी। तो डिस्फेजिया की कंडीशन भी आपको इधर देखने को मिलेगी इसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें और पॉइंट अगर डिस्कस करें तो ध्यान देना, फोर्थ पॉइंट दैट इज जो एनलार्जमेंट, दैट इज जो एनलार्जमेंट, जो एनलार्जमेंट।
जो एनलार्जमेंट की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी ऐसे पेशेंट के अंदर, जो एनलार्जमेंट, और मेनली क्या देखने को मिलता है, लोअर जो, मेनली अगर बात करें कौन सा जो, लोअर जो, तो मैंडिबल बोन आप लोगों को देखने को मिलती है, उसकी क्या देखने को मिलती है, ग्रोथ देखने को मिलती है, एनलार्जमेंट देखने को मिलता है लोअर जो। और ये अगर देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन के अंदर चबाने में दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, किसमें, डिफिकल्टी इन च्यूइंग, डिफिकल्टी इन च्यूइंग देखने को मिलेगी, डिफिकल्टी इन च्यूइंग। ये भी पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। क्लियर बात है क्या? तो थिकनिंग ऑफ लिप्स, टंग और जो एनलार्जमेंट ये आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें ऐसे पेशेंट के अंदर और पॉइंट की अगर बात करें तो ऐसे पेशेंट के अंदर आपको क्या चीज देखने को मिलेगी, फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें, रिंकल्ड फेस देखने को मिलेगा, रिंकल्ड फेस, रिंकल्ड फेस आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अंदर। और पॉइंट की अगर बात करें इधर, ये तो मेन मेन ये पॉइंट पॉइंट हो गए। नेक्स्ट अगर बात करें स्काल्प वाले रीजन की अगर बात करें तो रिंकल्ड स्काल्प आपको नजर आएगा, क्या नजर आएगा ऐसे पेशेंट में, रिंकल्ड स्काल्प आपको नजर आएगा, रिंकल्ड स्काल्प। और ये रिंकल्ड स्काल्प जो देखने को मिलेगा ये होता है बुलडॉग स्काल्प। कैसा देखने को मिलता है, जो बुलडॉग के अंदर होता है ना, तो ऐसा स्काल्प स्काल्प देखने को मिलता है, स्काल्प बुलडॉग स्काल्प के नाम से भी अपन जानते हैं, बुलडॉग स्काल्प। स्काल्प समझ गए क्या ये? तो यहाँ पर आप लोगों को रिंकल्स देखने को मिलते हैं, बुलडॉग स्काल्प के नाम से अपन इसको जानते हैं। ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इस कंडीशन के अंदर, हाइपरग्लाइसीमिया पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया, बिल्कुल हाइपरग्लाइसीमिया अपन ने कर दिया। एक्सेसिव स्वेटिंग भी आपको देखने को मिलेगी, इधर क्या लिखेंगे, एक्सेसिव स्वेटिंग, क्या पॉइंट लिख रहे हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी, या फिर अपन बोल सकते हैं डाइफोरेसिस की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और एक्सेसिव स्वेटिंग के कारण कैसी स्किन देखने को मिलेगी, मॉइस्ट स्किन आपको देखने को मिलती है, मॉइस्ट स्किन। और साथ के अंदर कैसी स्किन देखने को मिलती है, रफ स्किन भी देखने को मिलती है, रफ स्किन देखने को मिलती है। ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर चलें, यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना, क्या इसमें बाई टेम्पोरल, बाई टेम्पोरल, बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया की कंडीशन भी आपको देखने को मिलती है, बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया की कंडीशन भी इसमें आपको देखने को मिलती है। बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया में वही अपने जो पॉइंट डिस्कस करें वही पॉइंट अपने को सारे के सारे इसके अंदर क्या करने हैं, लिखने हैं। क्या बाई टेम्पोरल एनोपिया में जो आउटर हाफ जो आप लोगों को देखने को मिलता है दोनों आईज का, उनको उनके कारण दिखाई नहीं देता, ब्लड विजन आप लोगों को दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि मैक्रोएडिनोमा की कंडीशन है। वो मैक्रोएडिनोमा जो है वो ऑप्टिक चाइस्मा के अंदर जो लेटरल नर्व फाइबर जो है उनको क्या करता है, कंप्रेशन करता है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो फेरेंजियल ग्रोथ क्या देखने को मिलती है, फेरेंजियल, फेरेंजियल, फेरेंजियल ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, फेरिंग्स का एनलार्जमेंट आपको देखने को मिलता है। और ये अगर देखने को मिलता है फेरेंजियल एनलार्जमेंट, तो इसके कारण ओएसए की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ओएसए को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कि रात को पेशेंट सो रहा था और सोते सोते ये फेरेंजियल की ओवरग्रोथ तो हो ही रखी है, इसकी अगर बात करें तो सोते सोते क्या हुआ, उसको सांस लेने के अंदर दिक्कत हो गई, स्लीप के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन डेवलप हुई और सांस लेने में दिक्कत हुई, तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, डेथ भी हो सकती है इसके कारण, ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके अंदर स्नोरिंग, खराटे, तो खराटे अगर ले रहा है तो स्नोरिंग आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ये भी कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ऐसे पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन नजर आ सकती है। कैसी कंडीशन नजर आ सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें अर्थराइटिस की कंडीशन भी ऐसे पेशेंट में डेवलप हो सकती है, तो अर्थराइटिस की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। और पॉइंट अगर अपन डिस्कस करें इसके अंदर तो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम क्या देखने को मिल सकता है, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। और इम्पिंजमेंट सिंड्रोम की अगर बात करें तो इसको एक नाम से और जानते हैं, ऑल्सो नोन एज स्विमर्स डिजीज। इस नाम से जानते हैं इसको, स्विमर्स डिजीज के नाम से जानते हैं, स्विमर्स डिजीज, स्विमर्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। तो शोल्डर ब्लेड है, इसकी एक्सेसिव ग्रोथ आपको देखने को मिले, तो स्विमिंग, तैराक जो होते हैं, तैराक जो करते हैं इसका एक्सेसिव यूज जो करते हैं, तो उनके कारण यहाँ पर क्या हो जाती है, ग्रोथ डेवलप हो जाती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम या स्विमर्स डिजीज के नाम से जानते हैं। लेकिन ग्रोथ हार्मोन एक्सेस की कंडीशन के अंदर भी ये शोल्डर ब्लेड जो आपको देखने को मिल रही है इसकी एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो ये इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के नाम से कहलाता है। वैसे तो नॉर्मली तैराक में देखने को मिलता है इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, लेकिन ग्रोथ हार्मोन एक्सेस वाले पेशेंट के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट अपन ने इसमें क्या करें, कंसिडर करें। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर ये गोरिल्ला फेस में 3-4 पॉइंट जो हैं ये सारे के सारे क्या कर सकते हो, आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बाद अपन नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो कॉम्प्लिकेशंस पढ़ लेते हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन,
कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस कर रहे हैं कि इस पेशेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को आपको मिलेंगे। तो कॉम्प्लिकेशंस की एक बार बात कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की अगर अपन बात करें तो पहला कॉम्प्लिकेशन सभी बालकों को ध्यान रखना है। कॉम्प्लिकेशन क्या है? डायबिटीज मेलाइटस। क्या कॉम्प्लिकेशन है? डायबिटीज मेलाइटस एक कॉम्प्लिकेशन हो गया। डायबिटीज मेलाइटस का पहला स्पेसिफिक रीजन मैंने पहले स्टार्टिंग के अंदर ही डिस्कस कर दिया। क्या डिस्कस करा डायबिटीज मेलाइटस में? पहला रीजन कि जो बीटा सेल्स होती है वो हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल रहा है। हाइपरग्लाइसीमिया कंटिन्यूअसली हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल रहा है, तो उसके कारण क्या हो जाएंगी? बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। बीटा सेल्स अगर डिस्ट्रॉय होगी तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। इंसुलिन का प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो उसके कारण क्या हो सकता है? डायबिटीज मेलाइटस डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट सेकंड अगर रीजन की अगर अपन बात करें, सेकंड रीजन ध्यान देना, ये जो एक्सेस ग्रोथ हार्मोन जो देखने को मिल रहा है ये लाइपोलाइसिस को बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है? लाइपोलाइसिस को इंक्रीज कर देता है। और लाइपोलाइसिस अगर बढ़ेगी तो उस कंडीशन के अंदर फैटी एसिड जो आपको देखने को मिलेंगे वो एक्सेस में देखने को मिलेंगे, और फैटी एसिड जो देखने को मिलेंगे एक्सिस में, इनके कारण जो है बॉडी के अंदर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर डेवलप हो रहा है तो इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा। इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्लियर नहीं होगा। हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, और साथ में हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन अगर देखने को मिल रही है तो उस पेशेंट में डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक बात है क्या? तो पहला तो डायबिटीज मेलाइटस इसका कॉम्प्लिकेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलें, ये लाइपोलाइसिस बढ़ा रहा है, फैटी एसिड आप लोगों को देखने को मिल रहा है ज्यादा, तो इसके कारण इस पेशेंट के अंदर अगर नेक्स्ट अगर बात करें एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। कैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है? एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ये भी पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, ऑस्टियोपोरोसिस उधर लिखा है, ऑस्टियोपोरोसिस को कॉम्प्लिकेशन में लिख सकते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन भी आपको इसके कारण नजर आ सकती है। फोर्थ पॉइंट पे अगर चले तो ऑर्गेनोमेगाली की कंडीशन एज ए कॉम्प्लिकेशन अगर डिस्कस करें तो ऑर्गेनोमेगाली, ऑर्गेनोमेगाली का मतलब होता है दैट द एनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन्स, स्पेसिफिक ऑर्गन्स का एनलार्जमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ग्रोथ आप लोगों को एक्सेसिव में देखने को मिल रही है, सॉफ्ट टिश्यूज की एक्सेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इसीलिए एनलार्जमेंट आपको देखने को मिलेगा। जानकारी के ऑर्गेनोमेगाली की अगर बात करें तो जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कि अगर बात करें लीवर, लीवर का एनलार्जमेंट आपको देखने को मिलता है, उसको हिपेटोमेगाली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हिपेटोमेगाली के नाम से जानते हैं, हिपेटोमेगाली। नेक्स्ट अगर बात करें स्प्लीन का एनलार्जमेंट आपको देखने को मिल सकता है, उसको स्प्लीनोमेगाली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्प्लीनोमेगाली। नेक्स्ट अगर बात करें लंग्स जो होती है, लंग्स का भी एनलार्जमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और कुछ ग्लैंड, जैसे कि कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट अगर बात करें पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, इनका भी एनलार्जमेंट आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें एड्रिनल ग्लैंड हो गई, कौन सी ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड होगी, उसका एनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है। थाइमस ग्लैंड हो गई, थाइमस ग्लैंड, इसका भी क्या देखने को मिल सकता है? एनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये सारे के सारे एनलार्जमेंट देखने को आपको मिल सकते हैं। ऑर्गेनोमेगाली के अंदर और स्पेशल पॉइंट अगर डिस्कस करें तो हार्ट का एनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है, उसको कार्डियोमेगाली के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? कार्डियोमेगाली। तो फिफ्थ नंबर का कॉम्प्लिकेशन हो गया कार्डियोमेगाली। कार्डियोमेगाली आपको देखने को मिलती है, और कार्डियोमेगाली की कंडीशन अगर आपको देखने को मिल रही है इस पेशेंट के अंदर, तो कार्डियोमेगाली के कारण आपको क्या चीज देखने को मिलेगी इस पेशेंट में? सिक्स नंबर के कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें, कार्डियोमायोपैथी डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? कार्डियोमायोपैथी डेवलप होती है, और कार्डियोमायोपैथी के कारण इस पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। हार्ट फेलियर कार्डियोमायोपैथी है, दोनों के दोनों जो अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे, ये कहां पर अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे? ये जब हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो ये पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें इसके अंदर, तो और क्या पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर? तो ये तो एक कार्डियोमायोपैथी हो गया, कार्डियोमेगाली हो गया, और कुछ ये पॉइंट्स अपन ने डिस्कस कर दिए। एक मीडियन नर्व का कंप्रेशन, ध्यान रखना, इसका कंप्रेशन, मीडियन नर्व का कंप्रेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। मीडियन नर्व कंप्रेशन आपको देखने को मिल सकता है, और मीडियन नर्व के कंप्रेशन के कारण कौन सा सिंड्रोम डेवलप होता है? कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम, ध्यान रखना, मीडियन नर्व का कंप्रेशन देखने को मिलेगा एज ए कॉम्प्लिकेशन, उसके कारण कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? डेवलप होता है। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान दे सकते हैं। ये सारे के सारे एज ए कॉम्प्लिकेशन अपन पेशेंट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन के तौर पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है क्या? तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं किसके? ग्रोथ हार्मोन एक्सेस, या फिर अपन डिस्कस करें एक्रोमेगाली के कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ये सारे के सारे स्पेशल पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिए। कॉम्प्लिकेशंस तक अपनी कहानी पहुंच गई है। समझ में आ रहा है क्या भाई? समझ में आ रहा है? ये ग्रोथ हार्मोन एक्सेस के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो रहे हो क्या? नेक्स्ट थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाते हैं, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन पे चलते हैं एक बार।
आई हैव टू रफ द बोर्ड। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस पे चल रहा हूँ, इधर मिटा रहा हूँ इसको ना। Next point is diagnostic evaluations. What are the diagnostic evaluations in this patient? चलो भाई डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस पे चलते हैं एक बार। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस की अगर अपन बात करें तो क्या क्या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस हो गए। पहले पॉइंट की अगर बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन अपने को करवाना ही है। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना है। ग्रोथ हार्मोन को चेक करना है। ग्रोथ हार्मोन का लेवल एलिवेटेड आपको देखने को मिलेगा। तो पहला पॉइंट तो है हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन सब कंडीशन में करवाते हैं। ग्रोथ हार्मोन का लेवल, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन एक्सेस है, ग्रोथ हार्मोन का लेवल एलिवेटेड देखने को मिलता है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन का लेवल देखने को मिलता है, जब चेक करो नॉर्मल अगर है तो 0.5 म्यूजी पर लीटर से कम होता है। लेकिन अगर इस कंडीशन की बात करें ग्रोथ हार्मोन एक्सेस, तो इसमें ज्यादा आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ग्रोथ हार्मोन का लेवल तो देखने को मिल रहा है, लेकिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट जो है, इसका भी आप लोगों को जो हार्मोन का लेवल जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट जो है, इसका लेवल एलिवेटेड देखने को मिलता है। इन दोनों की अगर बात करें तो इसके अंदर से इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो फर्स्ट जो आपको देखने को मिलता है, ये ज्यादा सेंसिटिव होता है। ये ज्यादा सेंसिटिव इंडिकेटर है ग्रोथ हार्मोन एक्सेस का। ये पॉइंट ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। और पॉइंट की एक बार बात कर लेते हैं। ऐसे पेशेंट के अंदर और क्या करवा सकते हैं अपन, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवा सकते हैं। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्यों करवाएंगे, क्योंकि इन दोनों कंडीशन के अंदर एक्रोमेगाली और इनके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिल रही थी। तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन अगर देखने को मिल रही है तो क्या करवा सकते हैं अपन, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवा सकते हैं। और साथ के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटरिंग भी आप लोगों की जरूरत रहेगी, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटरिंग भी आप कर सकते हैं। क्लियर बात है क्या, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस को और अपन बढ़ाते हैं। ग्रोथ हार्मोन की बात कर दी, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की बात कर दी। नेक्स्ट अगर बात करें और क्या अपन करवा सकते हैं इसके अंदर, कोलोनोस्कोपी अपन करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, कोलोनोस्कोपी अपन करवा सकते हैं। कोलोनोस्कोपी की अगर बात करें क्यों अपने को करवानी है, कोलोन कोलोन की अगर बात करें तो कोलोन पोलिप डेवलप हुआ था। क्या डेवलप हुआ था, कोलोन पोलिप डेवलप हुआ था। तो उस कोलोन पोलिप के लिए अपन क्या करवा सकते हैं, कोलोनोस्कोपी अपन करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें। इसके अंदर सीटी एंड एमआरआई, सीटी एंड एमआरआई, सीटी एंड एमआरआई करवा लो। सीटी एंड एमआरआई क्यों, टू फाइंड मैक्रो एडिनोमा, मैक्रो एडिनोमा का पता लगाने के लिए क्या कर लो, ये करवा लो। और लास्ट के अंदर अपन क्या करवा सकते हैं, बायोप्सी करवा सकते हैं। बायोप्सी कैंसरस कंडीशन वगैरह है, इसको कंफर्म करने के लिए अपन क्या करवा सकते हैं, बायोप्सी करवा सकते हैं। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्रोथ हार्मोन का लेवल एक्सेस और आईजीएफ फर्स्ट का लेवल एक्सेस। तो मेन इसकी अगर बात करें आईजीएफ लेवल फर्स्ट जो है, इसको अपने को चेक करना है। कोलोनोस्कोपी करवाएंगे कोलोन पोलिप के लिए, सीटी एमआरआई करवा सकते हैं, बायोप्सी अपन करवा सकते हैं। एज ए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस इतने कार्यक्रम आप लोग कर सकते हो, ठीक है क्या। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रखना है। मैनेजमेंट की एक बार बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, मैनेजमेंट की एक बार बात कर लेते हैं। ऐसे पेशेंट में मैनेजमेंट अपन किस किस प्रकार से करते हैं। मैनेजमेंट की अगर अपन इसके अंदर बात करें तो पहला पॉइंट जो फर्स्ट लाइन जो इसके अंदर ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की अगर बात करें, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की, तो ऐसी कंडीशन में जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो होता है वो तो होता है, सभी ध्यान रखेंगे, हाइपोफिजेक्टोमी। क्या होता है, हाइपोफिजेक्टोमी। हाइपोफिजेक्टोमी जो होता है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। हाइपोफिजेक्टोमी की अगर बात करें, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कर दो, सर्जिकल रिमूवल कर दो। क्यों कर दो पिट्यूटरी ग्लैंड का सर्जिकल रिमूवल, क्योंकि ऐसी कंडीशन में मैक्रो एडिनोमा की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। तो मैक्रो एडिनोमा को, उस ट्यूमर को हटाना है तो क्या कर दो, पिट्यूटरी ग्लैंड को सर्जिकली रिमूव कर दो। अच्छा, अगर सर्जिकली रिमूव कर दोगे पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो पोस्ट के अंदर, पोस्ट हाइपोफिजेक्टोमी की अगर अपन बात करें, पोस्ट हाइपोफिजेक्टोमी की अगर बात करें तो पोस्ट हाइपोफिजेक्टोमी में पेशेंट को क्या लेना पड़ेगा, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे लेना पड़ेगा। डिफरेंट हार्मोन्स का क्या करना पड़ेगा, अपने को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पिट्यूटरी नहीं है तो सारे हार्मोन्स की डेफिशिएंसी है। तो उस कंडीशन में हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का अपन क्या क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक बात है क्या, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। कई बार हाइपोफिजेक्टोमी कर दिया आपने और इसके बाद अपने को क्या देखने को मिलती है, इंक्रीज्ड
WBC देखने को मिलती है। और वो इंक्रीज WBC क्या डिनोट करेंगी इस कंडीशन में, इन्फेक्शन की कंडीशन को डिनोट करेगी। क्लियर बात है क्या? तो इन्फेक्शन की कंडीशन को डिनोट करेगी। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं हाइपोफिजिक्टोमी के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें। इसके अंदर हाइपोफिजिक्टोमी की अगर बात करें एक बार, तो एक तो ट्रांसलेबियल रूट से अपन कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? ट्रांसलेबियल रूट से कर सकते हैं। एक ट्रांसफिनोइडल रूट से अपन कर सकते हैं। नाक का अपन क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं हाइपोफिजिक्टोमी करने के लिए, तो वो कॉमनली अपन इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल ट्रांसस्फिनोइडल रूट। तो वो अपन क्या कर सकते हैं? ट्रांसस्फिनोइडल अप्रोच बोलते हैं, वो अपन क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं हाइपोफिजिक्टोमी के लिए। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर सेकंड पॉइंट जो इसके अंदर ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, वो ध्यान रखेंगे रेडिएशन थेरेपी। क्या ध्यान रखेंगे? रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैक्रो एडिनोमा की कंडीशन है। मैक्रो एडिनोमा की अगर कंडीशन, तो रेडिएशन के माध्यम से उस मैक्रो एडिनोमा को डिस्ट्रॉय करने की अपन कोशिश करते हैं, तो रेडिएशन थेरेपी अपन देते हैं। और रेडिएशन थेरेपी की अगर बात करें तो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? एक्सटर्नल RT, एक्सटर्नल मशीन के माध्यम से अपन क्या कर रहे हैं? टारगेट कर रहे हैं और मैक्रो एडिनोमा को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी, स्टीरियोटैक्टिक स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी, इसका भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। गामा नाइफ होता है, गामा नाइफ का अपन इस्तेमाल कर पिट्यूटरी ग्लैंड से उसको निकाल सकते हैं, ट्यूमर वगैरह को निकाल सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय अपन कर सकते हैं। स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी गामा नाइफ अपन कहाँ पर पढ़ेंगे? ये अपन जब ऑन्कोलॉजी पढ़ेंगे उसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी में एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी और स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी, इनका क्या करते हैं? अपन इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलें। इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें इसके अंदर, थर्ड पॉइंट इज ड्रग थेरेपी। क्या पॉइंट ध्यान रखेंगे? थर्ड पॉइंट ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्रग तो देनी है। अच्छा, ड्रग थेरेपी की अगर बात करें तो पहला जो पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखेंगे ड्रग थेरेपी में, वो अपन ध्यान रखेंगे सोमेटोस्टेटिन एनालॉग। क्या ध्यान रखेंगे इसमें? सोमेटोस्टेटिन एनालॉग, ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रखेंगे, सोमेटोस्टेटिन एनालॉग। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन एनालॉग की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर स्पेसिफिक टाइप के अपन ड्रग देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, ऑक्ट्रियोटाइड। कौन सी ड्रग? पहली जो ड्रग ध्यान रखनी है दैट इज ऑक्ट्रियोटाइड। नेक्स्ट ड्रग एक्ट्रियोटाइड। तो एक तो अपने को ध्यान रखनी है ऑक्ट्रियोटाइड। इसमें सोमेटोस्टेटिन एनालॉग की अगर बात करें तो ये जो होंगे, ये क्या होंगे? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, GHIH, इसके एनालॉग होंगे। क्योंकि सोमेटोस्टेटिन का मतलब क्या? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ऑक्ट्रियोटाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्ट्रियोटाइड का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ड्रग्स क्या कर सकते हैं? एज ए सोमेटोस्टेटिन एनालॉग का इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें इसके अंदर, तो ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, उनका भी क्या कर सकते हैं? अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ऐसे होंगे कि जो ग्रोथ हार्मोन जो रिसेप्टर होता है उसको क्या कर दें? इनहिबिट कर दें, उसको बाइंड कर ले, उनके साथ क्या कर दें? उनको इनहिबिट कर दें, तो ग्रोथ हार्मोन के एक्शन क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट अपोज कर दे, तो ग्रोथ हार्मोन के एक्शन को अपोज कर देंगे। तो ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, मतलब ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिसेप्टर के साथ कंबाइन करता है और एक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है तो ग्रोथ हार्मोन को कंबाइन नहीं करने देंगे, एक्शन को डिक्रीज कर देंगे। तो इसके अंदर अपन एक एग्जांपल ध्यान रख सकते हैं। क्या ध्यान रखेंगे? सभी बालक पैगवी सोमांट, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, सोमावर्ट के नाम से भी अपन जानते हैं, तो ये पैगवी सोमांट, इसके नाम से अपन ध्यान रख सकते हैं, और सोमावर्ट के नाम से भी अपन ध्यान रख सकते हैं। तो ये ड्रग ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें। इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे? थर्ड पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे ऐसी ड्रग जो कि डोपामीन के लेवल को बढ़ा रही है। थर्ड ड्रग जो अपन डिस्कस करेंगे वो डोपामीन के लेवल को बढ़ाने वाली ड्रग अपन डिस्कस करेंगे। और कौन सी ड्रग होती है जो डोपामीन के लेवल को बढ़ा देती है, उसकी अगर अपन बात करें तो उस ड्रग का नाम है ब्रोमोक्रिप्टिन। क्या नाम है? ब्रोमोक्रिप्टिन डोपामीन के लेवल को बढ़ा दे। क्यों डोपामीन के लेवल को क्यों बढ़ाना है? क्योंकि इस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा था, एक बार सुनना। इस कंडीशन के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल देखने को मिल रहा था। प्रोलैक्टिन का लेवल क्या देखने को मिल रहा था? एलिवेटेड देखने को मिल रहा था। और डोपामीन जो होता है,
डोपामीन, डोपामीन इज इक्वल टू प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो इनहिबिट करने के लिए, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने के लिए क्या दो, डोपामीन दो। तो इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या है, डोपामीन है। तो डोपामीन का इस्तेमाल करो, प्रोलैक्टिन इनहिबिट होगा। प्रोलैक्टिन का कंसंट्रेशन क्या थी, ज्यादा आपको देखने को मिल रही थी, तो इसीलिए अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ब्रोमोक्रिप्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर बात है क्या। तो सोमेटोस्टेटिन एनालॉग अपन ने दी, ऑक्ट्रियोटाइड और एक्ट्रियोटाइड, इनका अपन ने इस्तेमाल किया। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में पैक्विसोमेंट या फिर अगर बात करें सोमावर्ट, ये अपन ड्रग देते हैं। और ब्रोमोक्रिप्टिन का क्या करा, अपन ने इस्तेमाल करा। कुछ अगर अपन और पॉइंट्स की अगर अपन बात करें इसके अंदर, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज के तौर पर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना, ये डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है। कोलोनोस्कोपी के लिए असिस्ट करना है। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, इनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। तो ये पॉइंट अपने को इसके अंदर रखने। गोरिल्ला फेस जैसा देखने को मिल रहा है तो बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी तरीके से। अरे भाई आदमी गोरिल्ला जैसा नजर आ रहा है, तो बिल्कुल उसको बेचैनी हो जाएगी, एंजाइटी हो जाएगी उसको कि मैं तो गोरिल्ला जैसा दिखाई दे रहा हूँ। तो ये आप लोगों की नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको प्रमोट करना है, उसको एडेप्ट करवाना है, ऐसा पर्टिकुलर फेस वगैरह देखने को मिल रहा है। तो डिस्टर्ब बॉडी इमेज देखने को मिलेगी। स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं इस कंडीशन के अंदर। एंजाइटी की कंडीशन देखने को मिल सकती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसके अंदर आप लोगों को जैसे फेरेंजियल एडिमा वगैरह कंडीशन, फेरेंजियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह देखने को मिल रहा है। तो एयरवे क्लियरेंस वगैरह पे, इन पे भी अपने को ध्यान रखना है। पेटेंट एयरवे को मेंटेन करना है। ठीक है, नहीं तो पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अपन किस में कंसिडर कर सकते हैं, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज में कंसिडर कर सकते हैं। और नर्सिंग डायग्नोसिस भी बन सकती है, जैसे ये डिस्टर्ब बॉडी इमेज की नर्सिंग डायग्नोसिस बन गई, एंजाइटी वगैरह की नर्सिंग डायग्नोसिस बन गई, हाइपरटेंशन की इसमें कंडीशन देखने को मिल रही है, कोलोनोस्कोपी वगैरह के लिए असिस्ट करना है, बायोप्सी वगैरह के लिए असिस्ट करना है। ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह अगर किसी को देखने को मिल रहा है तो उसकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों को बतानी है। ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को अपने को क्या करना है, डायबिटीज मेलाइटस अगर देखने को मिल रहा है तो डायबिटीज मेलाइटस से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को अपने को पेशेंट को पहले बता देना है। ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह को प्रमोट वगैरह करवा सकते हो आप। ये सारे के सारे पॉइंट्स को अपन कंसिडर कर सकते हैं इसके अंदर। ड्रग्स को टाइम पे देना है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अपन कंसिडर कर सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन एक्सेस जो अपना टॉपिक था वो पूरा हो चुका है। इसमें अपन ने 2 पॉइंट डिस्कस करे, गिग्नेटिज्म अपने डिस्कस करा, एक्रोमेगाली अपन ने डिस्कस कर दिया। दोनों पॉइंट्स के अपन ने पूरा डिटेल डिस्कशन कर दिया है। तो आज के लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।